everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। सी इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स होता क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, प्राइस किस तरह से तय किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में जो मिलके किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विस का प्राइस इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट से मैं बोलूँ इस पेन का अगर मुझे प्राइस तय करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन्हें मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे दिया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है कि रॉ मटेरियल्स कितने डले हैं, कहाँ से मशीन्स आई हैं, मशीन की कॉस्ट क्या थी, ये क्या था, वो क्या था। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे एक्चुअली वो सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि इकट्ठे मिलके किसी भी कमोडिटी या प्राइस के किसी भी कमोडिटी या सर्विस के प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। एज यू कैन सी देयर आर 6 पॉइंट्स। हम हमेशा की तरह करेंगे कि पहले इनकी ब्रीफिंग करेंगे सो दैट छोटे नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लो, एंड उसके बाद हम इसे डिटेल वे में समझेंगे, मतलब एक एक पॉइंट को उठाएंगे और डिटेल वे में उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सी ये बोलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या सोच के अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। मैं कभी कोई इंडस्ट्री खोलूँ तो मेरे दिमाग में कुछ तो होगा ना उस इंडस्ट्री के लिए कि मुझे इस इंडस्ट्री से गरीबों की मदद करनी है, मुझे इस इंडस्ट्री से अमीरों से पैसा कलेक्ट करना है, मुझे इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, क्या करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस तय करने में। कैसे, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बस अभी थोड़ी देर से ही बताऊंगी, बट फिलहाल ये मानिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का एम क्या है, वो काफ़ी हद तक कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करता है। व्हेन आई से प्रोडक्ट्स तो उसका मतलब सिर्फ कमोडिटी नहीं है, सर्विस भी बाय डिफॉल्ट मैं उसमें मान के चल रही हूँ। तो मैं हर जगह सर्विस अलग से नहीं बोलूँगी, जहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट बोल रही हूँ समझ जाना प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है और सर्विस वे में भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई कोई भी नई चीज़ बनेगी तो उसमें बहुत सारे मटीरियल्स लगेंगे, जब बहुत सारे मटेरियल्स लगेंगे तो वो बहुत सारे मटेरियल्स की भी तो कुछ कॉस्ट होगी, ये भी तो मानो। फ्री में तो कोई तुम्हें मटेरियल नहीं देगा, मतलब ये तो नहीं बोलेगा तुमने कंपनी स्टार्ट किया लो ये सारे मटेरियल मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रख लो, कोई नहीं करेगा आपके लिए ऐसा। आपको खुद खरीदने पड़ेंगे वो मटेरियल्स और उनकी जो कॉस्ट होगी उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कोई भी एक इंसान अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो उसका कॉम्पिटिटर फट से उसका फ़ायदा उठाने के लिए आ जाता है। जैसे पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल दिया था, पेप्सी ने ₹0.5 ही बढ़ाया और कोक की मार्केट इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे। तो आपको प्राइस तय करते वक्त ये भी देखना पड़ता है कि कंपटीशन कौन है मार्केट में, कितना है और कितने बुरे तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। मैं एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ जो सबको ज़रूरी है, सबको चाहिए वो प्रोडक्ट, उसके बिना उनका चल ही नहीं रहा, तो वो उसे किसी भी दाम पे खरीदने के लिए आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ जो मार्केट में सब बेच रहे होंगे या शायद उसकी यूटिलिटी उतने नहीं है कस्टमर को, तो कस्टमर उसमें हाई प्राइस में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन का एग्जाम्पल दूंगी, कोविड से रिलेटेड एक सिचुएशन का एग्जाम्पल दूंगी, बट देन वही डिटेल्ड वे में जब हम कवर कर रहे होंगे। तो लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, उनकी कितनी डिमांड है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है उसका प्राइस डिसाइड करने में। देन गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट बोलता है इस प्रोडक्ट को आप इतने रुपए से ज़्यादा में नहीं बेच सकते हो, तो ऐसे में आप चाह के भी उस प्रोडक्ट को उससे बड़े प्राइस में नहीं बेच सकते। जैसे गवर्नमेंट मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर देता है, एमआरपी पढ़ा है ना, प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
समटाइम्स गवर्नमेंट मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर देता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का, आप उसके बियॉन्ड उसे नहीं बेच सकते हैं, आप उसके ऊपर उन्हें बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं, वरना गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी या लीगल रेगुलेशंस भी आपको रोक के रखती हैं प्राइस तय करने के टाइम पे। मार्केटिंग मेथड्स यूज, सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम अपनी एड शाहरुख खान से कराओगे तो शाहरुख खान को तुमने पैसे दिए होंगे, बहुत पैसे दिए होंगे, तो तुम अपना प्रोडक्ट सस्ते में तो नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी, हाँ ठीक है, एक ऑनलाइन एजुकेशन का ही एग्जाम्पल दूंगी शाहरुख खान से रिलेटेड, लेकिन वो बाद में ही दूंगी, ठीक है। तो जितनी मोटी तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी ना, उतना मोटा तुम्हें प्राइस तय करना पड़ेगा। बहुत बड़े स्केल पे मार्केटिंग करा के आप उस प्रोडक्ट को सस्ते में नहीं बेच सकते हो, क्योंकि भैया तुमने मार्केटिंग में इतना पैसा बर्बाद कर दिया है। अब इतना पैसा बर्बाद किया होगा तो कहीं ना कहीं से तो वसूलोगे ना, और कहाँ से वसूलोगे, प्राइस से ही वसूलोगे। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करते वक्त। अब हाउ यूजफुल दिस टॉपिक इज, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। और मैं ना लेटली आपको ना ऐसे भी कुछ वीडियोस बना के बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि सिलेबस का ये हिस्सा हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट ये बता दो, वो बता दो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट दिस थिंग कि अगर आपको लाइफ में ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है ना, तो ऐसे में आप मान के चलिए आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। यू कांट बी लाइक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ बाकी सारे छोड़ देता हूँ। वो पढ़ाई इफेक्टिव होगी नहीं, वो सिर्फ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इफेक्टिव होगी, अदरवाइज लाइफ में वो दोबारा कभी काम नहीं आएगी। और फिर बाद में जाके तुम अपने आप को ब्लेम करो कि यार स्कूल लाइफ में क्या किया है, झक मारा है, ये किया है, वो किया। नहीं, स्कूल लाइफ में जो पढ़ाते हैं अगर उसे आप अच्छी तरह समझो, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करो, तो वो बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होती है। बट शर्तें आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ो। तो जितने भी बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक बता दीजिए, बेटा मैं ऐसा नहीं बताने वाली हूँ कुछ भी। मैं हर टॉपिक का आपको रेलेवेंस बता सकती हूँ कि फ्यूचर में आपको ये कहाँ काम आएगा। फिर आपको अगर वो चीज़ करनी है तो फिर आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, सिंपल सी बात। बट मैं ये कभी नहीं बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको काट दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, नेवर। ठीक है, तो ये आपको लाइफ में तब काम आएगा जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे और आपका बॉस आपको बोलेगा कि यार ये प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं हम, तुम इसके प्राइस पे काम करो कि इसको कितने का बिकना चाहिए। उस टाइम पे आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। बहुत सारी फाइनेंशियल एनालिसिस भी लगेगी इसमें, जैसे ये प्रोडक्ट कॉस्ट ये फ्री में नहीं निकल जाती कि 5 रुपये का ये लिया, 4 रुपये का ये लिया, 8 रुपये का ये लिया, नहीं, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। मार्केटिंग, एड्स पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना कौन से प्रोडक्ट से निकालना है, वो सारा चीज़ें, वो भी फाइनेंशियल एनालिसिस का हिस्सा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने में टाइम लगता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पॉइंट जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोलता है? ओके, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जिससे शायद आप भी रिलेट कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो बनी थी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, वो बहुत मायने रखता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस तय करने में। फॉर एग्जाम्पल जियो, आई डोंट थिंक सो इंडियन क्राउड में कोई भी ऐसा इंसान है आज की डेट में जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना हुआ। जियो के सिम, आप किसी का भी वो देखो, जब जियो आया था ना नया नया, तो क्या होता था, लोगों के पास ऑलरेडी एक सिम होता था, वो अपना दूसरा सिम लेते थे जियो का। तो सामने वाला इंसान उनका नंबर ऐसे सेव करता था, फर्स्ट से मेरा एक नंबर पायल मतलब नॉर्मल पायल के नाम से सेव्ड है जो एयरटेल वाला था, अब मैंने जियो लिया है तो पायल जियो करके। हर किसी की लिस्ट में ऐसा होता था, ये जियो, ये वो जियो, ये जियो, उस पर काफ़ी मीम्स भी बने हुए हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जियो जब मार्केट में आया उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुझे मार्केट को कैप्चर करना है। मुझे क्या करना है? पूरे मार्केट को कैप्चर करना है। जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, पहले मैं उन्हें लाइन से हटाना चाहता हूँ। उन्होंने यही सोचा था
कि जियो आया है आज, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स का पत्ता काट देगा और उसके बाद अकेले सरवाइव करेगा। वही किया उसने। वो आया, उसको पता था उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, ये वो आइडिया, मतलब ये 2-4 नाम है जो मुझे पता है, रिलायंस तो इनका खुद का है, सॉरी। तो ये सारे नाम थे, तो उनको पता था कॉम्पिटिटर तो बहुत है। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि ये सारे कॉम्पिटिटर्स का पत्ता कट हो जाए। फिर उनके दिमाग में आया कि अपने पास तो बहुत पैसे हैं, हम तो फ्री में इंटरनेट बांट सकते हैं। बस दे दिया सबको ऑफर, फ्री में इंटरनेट। आज देखो हर घर में 4 फोन मिलेंगे और नेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये क्रांति किसने लाई? जियो ने लाई। कैसे लाई? फ्री में इंटरनेट बांट के। फ्री में इंटरनेट बांटा, सब लोगों ने अपने घरों में जियो लगवाना शुरू कर दिया। आई पर्सनली स्टार्टेड यूजिंग जियो, मेरे पास दोनों सिम जियो के ही हैं। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सारे कॉम्पिटिटर्स तो लाइन से हट चुके हैं, अब क्या किया उन्होंने? पैसे बढ़ा दिए। मतलब अब आपको अगर जियो का सिम इस्तेमाल करना है, अगर इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है, आई गेस 499 या 599 फॉर 80 डेज, 84 डेज। हाँ, आई गेस इतना ही है अप्रॉक्सीमेटली, इतना कराया था मैंने लास्ट टाइम। तो क्या किया इन्होंने? इनका मंशा ये नहीं था कि हमें फ्री में इंटरनेट बांटने हैं, इनकी मंशा थी कि हमें पूरे मार्केट को कैप्चर करना है, पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को लाइन से हटाना है। और वही करने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा? 0। तो ये बोलते हैं कि कंपनी अगर मार्केट में अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कुछ ऐसे दामों पे रखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव वे में उसे लगाना पड़ता है कि पूरे के पूरे लोग क्या हों, इसकी तरफ भागे आए। यहाँ पे आप स्कूल में भी जियो का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और रीसेंट भी है तो काफ़ी टीचर आपके इम्प्रेस भी होंगे। सेकेंड है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म्स हैव टू रिड्यूस देयर प्राइस बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। भाई मेरे पड़ोस वाली दुकान बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, मेरी दुकान उतनी नहीं चल रही है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कंपटीशन को सरवाइव कर सकूं? ये मेरा कंपटीटर है, ये मैं हूं, उसकी दुकान चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरी दुकान चल जाए? मुझे उसके कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। तभी तो लोग देखेंगे, अरे वहाँ पे तो ये इतना सस्ता मिल रहा है, चलो वहाँ पे चलते हैं। अरे वहाँ पे तो ये 10 रुपये कम मिल रहा है, वहाँ पे चलते हैं। अरे वहाँ पे तो ये चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, वहाँ पे चलते हैं। तो अगर आपको अपने आपको कंपटीशन में सरवाइव कराना है तो आपको डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगेन आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? थोड़े कम हो जाते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। देन अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। In this case, generally high prices are charged to cover the cost and high cost of research and development. ये बोलते हैं ये थर्ड वैरायटी ऐसी होती है लोगों की जो अपने लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, चाहे फिर वो महंगे ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल प्रोडक्ट्स, मैं हमेशा एप्पल का एग्जाम्पल देती हूँ और किसी और चीज़ का देती हूँ। और कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, TH टॉमी हिल्फिगर। अब TH की घड़ियाँ नॉर्मल घड़ियों से महंगी होती हैं। नॉर्मल घड़ियाँ बोले तो नॉन ब्रांडेड घड़ियाँ जो कि 500, 400, 300 रुपये में आ जाती हैं। इवन कुछ ब्रांड्स भी होते हैं फास्ट ट्रैक और ये सब जो TH से कम में आ जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी इंसान TH की घड़ी क्यों खरीदे बताइए? क्योंकि ये दूसरी घड़ियों के कंपैरिजन में ज़्यादा चलती हैं। इनमें फीचर्स अलग अलग होते हैं। लाइक इसमें फीचर है मैं डे देख सकती हूँ, और उसके अलावा आई कैन सी कुछ चीज़ें मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बस खरीद ली थी। एनीवेज 3-4 फीचर्स है इसमें, ठीक है।
तो ये मुझे फीचर्स ज़्यादा दे रही है, ज़्यादा टाइम चलेगी, इसकी सेल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। बाकी घड़ियाँ अगर आप रख दो, तो मेरी सारी घड़ियाँ जो थी ना, तो वो सारी ब्रांडेड थी, लेकिन लॉकडाउन में सबके सेल डाउन हो गए। ठीक है, तो चलो TH के नहीं हुए, दैट मीन्स इट्स बेटर वर्जन, राइट। तो ऐसे में आप बोलिए कि आप अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं तो आपको प्राइजेस हाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट देने में क्वालिटी रॉ मटेरियल्स भी लगते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी रॉ मटेरियल्स के साथ आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है। R&D पे खर्चा करोगे तभी तो कुछ बेटर दे पाओगे लोगों को। R&D ही नहीं होगा, कुछ नया ही नहीं होगा, कुछ न्यूनेस ही नहीं होगी, पुराने वॉचेस बना के देते रहोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। सो इसलिए अगर आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको कंपटीशन ऐसा नहीं चाहिए कि भाई सारे कस्टमर मेरे पास आए, आपको ये चाहिए कि कुछ कस्टमर आए लेकिन प्राइस हाई रखें आप, मतलब वो अच्छे दामों में भी आपसे खरीदने को तैयार हो जाए। तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि कॉस्ट अच्छी, मतलब ऐसे रॉ मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे जो अच्छे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहनी पड़ेगी जिससे आप न्यूनेस मेंटेन कर सके। सो ये अलग अलग तरीके होते हैं प्राइस तय करने के लिए। ब्रीफ में बता दूं तो फर्स्ट आपका मोटो था कि आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना था, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लाने थे, तो उसमें आपने प्राइसेस बिल्कुल कम रखे, लाइक जियो का एग्जांपल। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आपने डिस्काउंट दे दिया कि कंपटीशन सर्वाइव कर लूँ उतना ही काफ़ी है। फिर आते हैं वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं और उसमें अपनी लीडरशिप मेंटेन करना चाहते हैं। इसमें आप एप्पल, गुची, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव से अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्या बोलता है? ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट समवॉट आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में आपने कॉस्ट तो पढ़ा ही होगा, मैं बता देती हूँ आपको, हल्के में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इकोनॉमिक्स में पढ़ना उसे डिटेल में। ओके, किसका एग्जाम्पल लें हमने कल सैनिटाइजर का एग्जाम्पल लिया था, पेन का एग्जाम्पल लिया था, आज किस चीज़ का एग्जाम्पल लें हम? चलिए आज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, व्हाट इज दिस, अ थर्मो बॉटल, थर्मो स्टील बॉटल ऑफ मिल्टन। ओके, फर्स्ट से हम ये बनाने वाले हैं, हमारी कंपनी क्या होगी, ये बॉटल बनाने वाली होगी, मिल्टन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इसी शेप की है ना। ओके, सो दिस इज मिल्टन की बॉटल। अब सोचो इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी। सबसे पहले ये स्टील ही होती है ना, हाँ, सबसे पहले स्टील। सेकेंड, इसके अंदर जो थर्मो इफेक्ट आ रहा है उसके लिए क्या किया हुआ है। मैंने एक बार ना ऐसी बॉटल कट होते हुए देखी थी, उसमें पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अंदर एक छोटी बॉटल होती है, बाहर एक बड़ी बॉटल होती है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उससे क्या होता है कि सनलाइट आ रही है तो वो बाहर वाले उस पर जा रही है, अंदर वाले पे तो पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि बीच में गैप है। तो इस तरह से वो थी, कैसे मैं बताती हूँ कि ऐसे अंदर एक छोटी बॉटल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बड़ी बॉटल दिख रही है, इन दोनों के बीच में गैप है। वो कैसे देखा था, किसी लड़के ने एक वीडियो में काट के दिखाया था कि देखो थर्मो बॉटल में काटने में क्या होता है। भैया 800-900 रुपए की बॉटल लाते तो मैं तो काटना पसंद नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बट जिसने काटा था उसने दिखाया तो समझ में आया कि अरे ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से गर्मी जा रही है, सनलाइट जा रही है, तो वो यहाँ पे जा रही है, अंदर तक तो पहुँच ही नहीं पा रही, अंदर तो वैक्यूम है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसके अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है तो ठंडा रहता है, गर्म होता है तो गर्म रहता है। ये चीज़ है, ये लॉजिक है। बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता, साइंस वाली नहीं हो ना, मैं कॉमर्स वाली हूँ। सो तो थर्मो इफेक्ट लाने के लिए जो भी किया हुआ वो, इसके अलावा स्टील से इसको बॉटल की शेप देने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की होगी, वो टेक्नोलॉजी भी तो हमने कहीं से खरीदी होगी, कोई मशीन होगी चाइना से, जापान से, कहीं से तो खरीद के आए होंगे, तो वो हो गया। उसके बाद इसके ऊपर पेंट किया हुआ है जो कि 2 साल बाद उतर गया थोड़ा थोड़ा, तो पेंट,
अब ये सारी चीजें किस अपने आप तो हो नहीं हो गई होंगी, हमने किए होंगे लोग हायर, उन लोगों को हमने वेजेस दी होंगी, फिर उन लोगों के ऊपर सुपरवाइजर होगा, उसको हमने सैलरी दी होगी, है ना। तो ये सारी की सारी कॉस्ट, एंड इसके बाद मिल्टन की एड भी तो आएगी टीवी पे, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग की कॉस्ट, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा इस प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट है या इस प्रोडक्ट को बेचने का कॉस्ट है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, बनाने वाला प्लस एड्स दिखा के इसको बेचने वाला भी, ठीक है। तो इसको बनाना प्लस बेचना दोनों का कॉस्ट जो आया वो ये सारा लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर से पूरा कॉस्ट निकला ये 800 की आई थी, तो मैं बोलती हूँ 600 रुपये, 600 रुपये कॉस्ट निकला, तो आप इसे 600 से नीचे का बेच सकते हो क्या? मैं बोलूँ 500 में बॉटल खरीदनी है, मैं दुकानदार को बोल रही हूँ नहीं नहीं भैया मैं तो 500 में ही लेके जाऊंगी, वो भैया बोलेंगे बेटा जाके ना दूसरी वाली नॉर्मल वाली ले लो, थर्मो वाली खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, यही बोलेंगे ना। तो 600 की बॉटल वो मुझे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उतना तो कॉस्ट ही आ गया, और कोई इंसान बेचेगा भी नहीं। तुम खुद सोच के देखो, जो चीज़ तुमने खुद 8 रुपये बना के, मतलब 8 रुपये दे के बनाई है, तो उसे क्या तुम 6 रुपये में बेच दोगे? नहीं बेचोगे। तो 600 में नहीं बेचेगा वो मुझे, 700 में नहीं बेचेगा, थोड़ा तो प्रॉफिट रखेगा, हाँ 800 में बेच देगा, 1000 का होगा तो डिस्काउंट दे देगा, थोड़ा सा 800 में बेच दिया या फिर 700 में बेच दिया। तो ऐसे मानिए जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा हुआ है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। सो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में या बेचने में लगाया गया है। सो इट सेज while deciding the price of a particular product, you will have to think about this particular thing. The second important factor which is kept in mind while fixing the price is the cost of product or service. प्रोडक्ट में हम सर्विसेज भी इंक्लूडेड मान रहे हैं, क्योंकि सर्विस मान लीजिए स्पा लेने गए हैं तो उन्होंने स्टीम रूम बनाया हुआ है, तो वो स्टीम रूम बनाने का खर्चा आया होगा, उसके अलावा टाल्स का खर्चा होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ये सारी कॉस्टें तो हैं उसकी। Then the price of a product must be able to cover the total cost of production. आप 600 रुपये उस पर खर्च करके उसे 500 का नहीं बेच सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा, क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, जो चीज़ बनाने में आपको इतना पैसा लगा है कि आप उसे उससे सस्ते दाम में बेच दोगे? नहीं बेचोगे। देन टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आई है, अगेन ये इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स नेचर की और एक होती है वेरिएबल नेचर की। जो आपने टेक्नोलॉजी लाई है, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। जो आप मशीन लगा रहे हैं, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दे रहे हैं, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि ऐसे नेचर की है, जो फिक्स्ड वे में है। मतलब इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आई गेस आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पुराने उसमें जाके चेक करना, ज़्यादा डिटेल में कांट एक्सप्लेन अभी, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा उसका। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है, वन इज फिक्स नेचर वाली और दूसरी बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट साइज, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। ठीक है। Fixed costs are fixed irrespective of production level. For example, rent of factory, cost of machinery, salary of permanent staff, etc. The variable costs vary with production, cost of raw material, wages of labor, etc. ये बोल रहे हैं इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि फिक्स कॉस्ट इस नेचर की रहती है कि आप कितना मर्जी प्रोडक्शन करो सेम ही रहेगी। फॉर से मैंने कोई जगह ली हुई है जहाँ पे मैंने इंडस्ट्री सेट की है, अब मैं इंडस्ट्री में 4 रुपए का कुछ बना रही हूँ, या फिर फॉर से मैं 4 यूनिट बना रही हूँ या 10 यूनिट बना रही हूँ, रेंट तो मुझे उतना ही भरना पड़ेगा उस इंसान को जिससे मैंने वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री ली होगी या जगह ली होगी। यही होता है ना। फॉर से छोटा सा एग्जांपल लूँ तो तुमने एक घर लिया है रेंट पे 4 BHK, ठीक है, पर तुम उसका सिर्फ एक रूम इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम अंकल को ये थोड़ी ना बोलोगे कि अंकल मैं तो एक ही रूम इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेंट थोड़ा कम कर दो। वो बोलेंगे बेटा मैंने तो तुझे पूरा घर रेंट पे दिया हुआ है, तुझे एक रूम इस्तेमाल करना है, 4 करना है, वो तेरी मर्जी है।
तो ये उस नेचर की कॉस्ट होती है जो कि सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट इस नेचर की होती है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप 2 यूनिट बना रहे हो तो अलग कॉस्ट आएगा, 4 यूनिट बना रहे हो तो अलग कॉस्ट आएगा, 10 यूनिट बना रहे हो तो अलग कॉस्ट आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें ये एक चीज और बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ फिक्स आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ हाई कॉम्पिटिशन और टू कैप्चर बिग शेयर इफ द फर्म हैज टू फिक्स लो प्राइस देन एटलीस्ट प्राइस मस्ट। ओके, अगेन ये सिर्फ सिंपल सी चीज ये बोल रहे हैं कि भैया आप प्राइस तय करोगे जब, तो ये फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट तक आप सोच सकते हो कि हाँ यार मैं फ्री में दे दूँ, डिस्काउंट पे दे दूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद लॉस मेकिंग में चले जाओगे। आप किसी को 100 रुपये की चीज़ बना के 80 रुपये में बेच रहे हो तो तुम लॉस में गए ना 20 रुपये, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ओके, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। चलिए 2 सिनेरियोज देखिए आप यहाँ पे। ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही क्या है, पेशे से टीचर हैं। दोनों ही क्या हैं, टीचर हैं। दोनों पढ़ाते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज बोले तो इसमें सब आ जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और जीके वीके भी। तो दोनों जीएस पढ़ाते हैं। एक्स ने खोली अपनी कोचिंग क्लास कहां पे, किसी गांव की तरफ जाके, ऐसा गांव जो कि 5-6 गांव को कनेक्ट करता था। ठीक है, तो मिस्टर एक्स टीचर हैं, पेशे से जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं। इन्होंने कोचिंग क्लासेस खोली है कहां पे, एक ऐसे गांव में जो कि आसपास के 5 अलग अलग गांव को कनेक्ट करता था। 5 से ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5 6 गांव को कनेक्ट करता था। ठीक है, तो एक तो गांव ये खुद हो गया और ये बाकी इसके आगे पीछे वाले गांव हो गए। और टीचर वाई ने क्या किया, इनने खोली एक कोचिंग क्लास कहां पे, दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में। किसकी, जनरल स्टडीज की, यूपीएससी की फर्ज से। अब भाई दिल्ली में तो हर कोने पे यूपीएससी की कोचिंग खुली हुई है, तो कितना कंपटीशन है, बहुत है। तो अब हम अगर बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है, बहुत हाई है, और यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत कम है। वो दिल्ली है, वो गांव है। ठीक है, एक ऐसा गांव जो कि 5 गांव को कनेक्ट करते हैं। यू कैन कॉल इट अ टाउन ऑल्सो। टाउन समझते हो ना, गांव और शहर के बीच का जो वो होता है। ठीक है, तो अब दोनों को अपने क्लासेस का पैकेज डिसाइड करना था। आजकल बच्चों को पैकेजेस दी जाते हैं कि बेटा तुम इतने टाइम पढ़ लो, इतने पैकेज में इतना तुम्हारा हो जाएगा। इन्होंने जब अपना पैकेज डिसाइड किया तो इन्होंने पैकेज रखा 1 लाख रुपीज पर सेशन। 6 महीने का सेशन रहेगा, 1 लाख रुपीज। और इन्होंने जब अपना पैकेज रखा 1 लाख का, दोनों दोस्त थे एक्चुअली, तो इसने देखा अरे उसने भी 1 लाख रखा, मैं भी 1 लाख रख देता हूँ, तो इनने भी 1 लाख का रख दिया। इनकी कोचिंग तो बहुत चली। क्यों चली, क्योंकि आसपास से जितने भी लोग जीएस पढ़ने चाहते थे वो कहीं दूर ना जाके इस गांव में आना शुरू हो गए। उनके लिए तो सहूलियत भरा काम हो गया। तो 1-1 लाख तो उन्हें कोई वो नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था घर के पास रहेंगे और बहुत सारी कॉस्ट कट हो जाएंगी, तो 1 लाख सही है। ऑन द अदर साइड इनकी कोचिंग के 2 किलोमीटर के अंदर ही 3 क्लासेस और थी जो कि 80, 70, 60 हजार में क्या कर रही थी, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रही थी। इनका कंपटीशन 2 किलोमीटर के अंदर ही बैठा हुआ था जो कि इनसे सस्ते दाम में पैकेज दे रहा था। और लोगों का ये भी कहना था कि यार अपना घर छोड़ के दिल्ली आएंगे, दिल्ली का रहने सहने खाने पीने का खर्चा भी होगा और ऊपर से कोचिंग भी महंगी।
तो इनकी कोचिंग क्लास में कोई भी आना पसंद नहीं करता था, सब वो 60 70 80 में चले जाते थे। बच्चों की मेंटालिटी होती है, वो ना पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई कहाँ अच्छी हो रही है उससे ज़्यादा पैसे को देखते हैं कि यहाँ तो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हम थोड़े कम में पढ़ लेंगे। ये नहीं समझते वो कि पैसे से ज़्यादा ये मैटर करता है नॉलेज कहाँ अच्छी मिल रही है। बट जो भी है वो बच्चों की मेंटालिटी है। तो यहाँ वाले बच्चे इनके पास नहीं आते थे क्योंकि इनका कंपटीशन इनके पास बैठा हुआ था और मार्केट में काफ़ी कंपटीशन था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनको प्राइस कम रखने चाहिए थे। तो यहाँ इस पूरी स्टोरी से हम क्या समझे? हम ये समझे कि आपके आसपास कंपटीशन नहीं हो, आपकी मोनोपोली हो। इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, सिंगल सेलर मतलब इकलौता इंसान जो बेच रहा होता है। तो ऐसे में आपको जितना प्राइस पे बेचना है उतने प्राइस पे बेचिए, लेकिन जहां पे आपके यहाँ पे कंपटीशन आ गया वहां पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपना प्राइस कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। सो इट सेज the third important factor which is kept in mind while setting up the price is the level of competition firm has to face. फर्म को कितना कंपटीशन फेस करना पड़ता है उस पर भी डिपेंड करता है। When a firm does not face any competition, then it can enjoy complete freedom in fixing the price. जब कोई कंपटीशन नहीं है तो जितना मर्जी प्राइस रखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे, कोविड के एग्जाम्पल देने वाली थी ना मैं आपको। कोविड के टाइम पे देयर वाज दिस इंजेक्शन, मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, समझ जाओ, एक इंजेक्शन था जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ था। उस टाइम पे वो इंजेक्शन कितने भी दाम पे बिक रहा था, मतलब वो था हार्डली आई गेस 3000 का इंजेक्शन था। पहले वो 8000 पे बिक रहा था, फिर 15,000 पे, फिर 25,000 पे, 35,000 पे। देन एक टाइम आया वो 1.5 लाख 3 लाख में भी बिका है। आई हैव पर्सनली सीन एक्चुअली कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उसे 2-2 2.5 लाख पे खरीदा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या पीछे से सप्लाई नहीं आ रहा था। दैट वाज वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर वाज कंपटीशन भी बहुत कम था, तो जो भी वो इंसान बेच रहा था ना उस टाइम पे वो पर्टिकुलर इंजेक्शन, वो तो कितना भी कमा रहा था। तो यही चीज़ है, कंपटीशन कम होगा तो आप जो मर्जी प्राइस रख लीजिए, कंपटीशन ज़्यादा हुआ तो आप कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग ही प्राइजेस रखेंगे। बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर देन द प्राइस इज फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। जैसे आपको एग्जाम्पल दी पेप्सी कोक, एक्चुअली ना हर जगह पेप्सी कोक मत लिखना। मेरा ये कहना रहेगा जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, एक जगह अगर तुमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया, फॉर से तुमने एक जगह चिप्स का एग्जाम्पल दे दिया, लेज और कुरकुरे एंड ब्ला ब्ला स्टफ, तो दूसरी जगह लेज का एग्जाम्पल मत लिखना। एक जगह पेप्सी कोक लिख दिया तो दूसरी जगह वो मत लिखना। हर पॉइंट में, हर टॉपिक में अलग अलग एग्जाम्पल चूज करने की कोशिश करना तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अदरवाइज सामने वाले को लगता है यार हर कभी एक ही एग्जाम्पल दे रहा है, एक ही चीज़ पता है क्या इसको, ऐसे मत करना, ठीक है। सो ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है हमारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। ओके, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी में मैं आपको कोविड का एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए 2 सिचुएशन लेंगे। पहली है हमारी प्री कोविड, मतलब वो ज़माना जो कि कोविड से पहले एग्जिस्ट किया करता था, वो दुनिया जो कि कोविड के पहले थी, ठीक है। एंड नाउ इट इज पोस्ट कोविड, ओके। अब इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। फर्स्ट से पहली चीज़ हैंड सैनिटाइजर, ओके। ये हैंड सैनिटाइजर है 50 रुपीज़ का, ठीक है। ट्रस्ट मी, पोस्ट प्री कोविड अगर कोई इंसान मुझे ये बॉटल 50 रुपए में बेच रहा होता मैं नहीं खरीदती, बिल्कुल भी नहीं खरीदती। लेकिन पोस्ट कोविड अगर यही बॉटल मुझे कोई 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए में भी बेचे तो मैं खरीद लूंगी। क्यों? जरूरत, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले मैंने काफ़ी सारे वो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस चलती ना, व्हाट्स इन माय बैग,
वो वाली में मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा था अपने बैग में वो सैनिटाइजर की बॉटल रखती थी और बोलती थी जब भी हम शूट पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ वैसे ही रहते हैं, मतलब क्लीन करने के लिए। बट आई नेवर यूज टू गेट फीलिंग इसको यूज़ करने के बाद, मुझे ऐसा लगता था हाथ धो लो वो ज़्यादा परफेक्ट है। बट कोविड के बाद तो इसके बिना ज़िंदगी है ही नहीं, राइट? तो अब तो इसे खरीदना पड़ेगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, ये वाला था, कौन सा वाला? दूसरा वाला अप्लाई करने वाला। ये वाला सैनिटाइजर है, स्प्रे सैनिटाइजर, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल, स्प्रे सैनिटाइजर। ये बॉटल वैसे हमने फिल की हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इस बॉटल का प्राइस तय करते हैं, प्री कोविड अगर ये कोई बॉटल मुझे 150 में बेच रहा होता मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। बोलते अरे इतनी सी तो है क्या, ये कलरफुल पानी तो है, क्या ज़रूरत है इसकी। बट पोस्ट कोविड ऐसी बॉटल्स को लोग 200 में भी, 300 में भी, 400 में भी खरीद रहे हैं। हमारे घर में अभी 2000 की बॉटल आई हुई है सैनिटाइजर की, जो कि एक्चुअली पहले 700-800 में बिकती थी, लेकिन कोविड के बाद उसके प्राइसेस ऐसे राइज किए ना कि अब वो 2000 की आई हुई है। अगेन लोग खरीद रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन लास्ट है हमारा, लास्ट भी मैं आपको दिखाई दूं, N95 मास्क। ओके, सो ये मास्क आया था आई गेस 250 रुपीज़ का। प्री कोविड अगर मुझे ये 250 में कोई बेचता तो मैं बोलती इसकी क्या यूज़, मतलब वो है, ज़रूरत क्या है, मैं तो नहीं खरीद रही, मैं तो ऐसे 2 रुपये में भी ना खरीदूँ, मास्क ही तो है सिंपल से, मैं नहीं लूँगी। और मैं पहन भी नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन पोस्ट कोविड यही 250 का आपको मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। रिमेंबर द टाइम जब नया नया कोविड आया था, मार्केट में मास्क ही खत्म हो गए थे, मार्केट में सैनिटाइजर ही खत्म हो गए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे लोग कितने भी महंगे मास्क खरीद रहे थे। मैंने खुद 500 600 के मास्क खरीदे हैं और इससे सिंपल हुआ करते थे वो जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं ना, जो आई गेस 2 रुपए 4 रुपए के आते हैं, वो 20-20 रुपए के बिक रहे हैं। पर आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे, क्यों? जरूरत। तो ऐसे कोविड का एग्जाम्पल लेना मस्त है क्योंकि लेटेस्ट रिसेंट में यही चल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स हम क्या समझते हैं कि इंसान को अगर उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो कितना भी पे करेगा, लेकिन अगर इंसान उस प्रोडक्ट को सिर्फ शौक के लिए खरीद रहा है तो वो उस पर ज़्यादा स्पेंड करना पसंद नहीं करेगा। ड्राई फ्रूट्स, कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कुछ लोगों को कि ड्राई फ्रूट्स खाइए, उनके लिए वो ज़रूरत बन जाती है, फिर वो उसके लिए कितना भी पे करते हैं। जिनके लिए ड्राई फ्रूट्स एक वो है कि हाँ लग्जरी वाली चीज़ है, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं या नहीं लेते। कोकोनट वाटर, नारियल पानी आजकल तो बहुत चल रहा है वो भी। पहले नारियल पानी हम जब खरीद के आते थे स्टार्टिंग में यूज्ड टू बी 20, देन इट वाज 25, 30 हो गया था। 30 पे हम यूजुअली खरीद रहे थे उसे प्री कोविड। पोस्ट कोविड में 80 रुपए का बिका है, 100 रुपए का बिका है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत इंक्रीज हो गई थी। तो ऐसे मानिए कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री बना के बैठे हैं जो कि ऐसा सामान बना रही है जिसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है कस्टमर के लिए, कस्टमर की तरफ से उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे मन चाहे प्राइस पे बेच सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप कुछ क्यूट चीज़ें बेच रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई ऐसे पेन बना रहे हो जो बहुत फैंसी दिख रहे हैं, अच्छे नहीं चलते, उस टाइम पे कोई उसे महंगे प्राइसेस पे नहीं खरीदेगा अगर उसकी यूटिलिटी नहीं हुई तो। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है पुराने वाले पॉइंट से। जहाँ प्रमोशन वाला मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे क्यूटनेस पे जा रहे हैं, तो क्यूटनेस के भी लोग एक हद तक ही पैसे देते हैं। आप एक सिंपल सा पेन 5 लाख का बेचोगे ना क्यूट बना के, तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, 1000, 1500, 2000 तक लोग फिर भी खरीद लेंगे जिनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। तो क्यूटनेस के भी लोग पैसे देने के लिए तभी तैयार होते हैं जब वो लिमिट्स के विद इन हो। लेकिन मेडिसिन 2 लाख की भी होंगी, लोग खरीदेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको पहनने से कुछ बढ़ता मतलब वो होता है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे किसी की किडनी खराब होती है तो उसको इंस्ट्रूमेंट लगते हैं बॉडी में, अब वो कितने भी महंगे हो खरीदने पड़ते हैं।
तो यूटिलिटी होगी तो लोग कितना भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, यूटिलिटी नहीं होगी तो लोग एक पॉइंट तक ही देने के लिए तैयार होंगे. The last but not the least factor which is kept in mind while fixing the price is the demand of product or service. When demand of the product or service is inelastic, that is no or very less substitutes are available, then company can fix up high price. जब आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कंपटीशन भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम उसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा, तो आप प्राइजेस कितने भी रखो. मोनोपोली वाला एग्जाम्पल अगेन आप ले सकते हो. ठीक है. Whereas when demand is elastic, more substitutes are available, then the price has to be brought down. On the other hand, if the product is highly demanded, then price can be high, but at the same time, low demand price has to be brought down. Demand कम तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम, डिमांड ज़्यादा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा कर सकते हैं आप. सिंपल इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, राइट. चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट का कुछ वो बचा हुआ है. इफ प्रोडक्ट इज ऑफरिंग हायर यूटिलिटी वन कैन इजीली चार्ज हाई प्राइस. अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रहण करने से आपको अच्छी यूटिलिटी वो मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, देन यू विल बी एबल टू लाइक स्पेंड मोर ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. लेकिन अदरवाइज नहीं, वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है. ठीक है. तो ये पॉइंट यहाँ खत्म होता है. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस. ये क्या बोलता है? ओके, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के लिए भी मैं कोविड का ही एग्जाम्पल दूंगी. देखो, कोविड के टाइम पे एक मेडिसिन थी जिसको ना, जिसकी ज़रूरत बहुत थी, बहुत ज़रूरत थी. मतलब लोग भाग भाग के इसी मेडिसिन को लेने जा रहे थे. जैसे वो इंजेक्शन था ना, वैसे ये मेडिसिन थी. तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, मतलब मेडिकल स्टोर्स वालों ने इसके प्राइसेस एकदम हाई कर दिए. फर्स्ट. सेकेंड, जो ये हम मास्क पहनते हैं उसके प्राइसेस बहुत हाई कर दिए थे. अजीब सा मास्क बना है बट ठीक है, समझ गए ना ये मास्क है. ओके, ये फेस है. जरूरत बहुत थी, अभी भी है, सब लोग मास्क पहन के ही बाहर निकला करो. मेडिकल स्टोर वालों ने क्या किया, प्राइस राइज कर दिए. गवर्नमेंट ने बोला लोग यहाँ पे मर रहे हैं और तुम्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन की पड़ी हुई है. मतलब कैसे इनसेंसिटिव लोग हो तुम लोग, सोच के देखो. तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला अब किसी ने इस मास्क को 20 रुपए से ज़्यादा का बेचा ना तो मैं बताऊंगा. डिस्पोजेबल वाले हैं ये, है ना. N95 नहीं, N95 तो 20 में नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं मिलते, वो बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है. ठीक है. तो डिस्पोजेबल मास्क थे, इनको 2-2 रुपए के आते हैं, 20-20 रुपए में बेच रहे थे लोग, 30-30 में, 40-40 में. और जब कोई जिद करता था ना तो मेडिकल स्टोर वाले क्या बोलते थे, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया. मतलब आई पर्सनली नो 2-3 मेडिकल स्टोर्स वाले जो कि मना ही कर देते थे. उनको पता था कि भाई इसको थोड़ा और किसी बड़े इंसान को अच्छे पैसे में बेचेंगे, ऐसा. तो झूठ बोल रहे थे कि खत्म हो गए, खत्म हो गए. वो बोलते हैं ना एक फेक सप्लाई की शॉर्टेज करना, काइंड ऑफ वो करना कर दिया था उन्होंने. ठीक है. तो मेडिसिन का भी ऐसा हुआ, ज़रूरत के टाइम पे प्राइस बढ़ाने के चक्कर में ये लोग नाटक कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जो प्राइस बोलूँगा ना उतने पे ही तुम्हें बेचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तुम चार्ज ही नहीं कर सकते हो. और यही पॉइंट है ये बोलता है कि गवर्नमेंट के पास हमेशा ये अथॉरिटी रहती है, स्पेशली इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, कि वो उसके प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं. वो चाहे तो उसे कम कर सकते हैं, चाहे तो उसे बढ़ा भी सकते हैं. तो ऐसे में आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, कितने बड़े पार्टी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आपको गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट बोले तो हमारा मतलब ऑब्वियसली पूरे देश को चलाने वाला वो पार्ट. तो अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, आपकी दुकान पे ताला लग सकता है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये बोलते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास प्राइजेस को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का राइट है. बाय इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. कैसे करते हैं वो उसे, एसेंशियल कमोडिटीज के नाम पे
डाल देते हैं। और एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब ज़्यादा प्राइजेस नहीं रख सकते आप उसके। The common commodities and essential commodities are drugs, some food items, LPG। जो बेसिक फूड आइटम्स होते हैं ना जिनसे प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं उनके प्राइसेस काफ़ी राइज नहीं हो सकते हैं, बेसिक वाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राई फ्रूट्स और ये लग्जरी आइटम्स नहीं। LPG गैसेस, ड्रग्स बोले तो ड्रग्स वो नहीं जो लेके लोग अपनी जीवन को खराब करते हैं, ड्रग्स बोले तो मेडिसिन, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, नॉट हानिकारक होते हैं। With government intervention, there can be a check on monopolists as they cannot charge unfairly high price for essential commodities। ये करके गवर्नमेंट हमेशा एक नज़र बनाए रखती है उन लोगों पे, उन मोनोपोली वाले सेलर्स पे जो कि अपना मन चाहा प्राइस लेते थे लोगों से इन बदले ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे वर ऑफरिंग टू द मार्केट। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन में इतना ही। अगेन यहाँ पे भी आप कोविड का एग्जाम्पल लिख सकते हो बिकॉज सबसे लेटेस्ट, सबसे रीसेंट वाला एग्जाम्पल है। टीचर काफ़ी इंप्रेस होगा ये समझते हुए कि भाई तुम करंट सिचुएशन को समझ रहे हो। जब एक टीचर को ये लगे ना कि मेरा बच्चा करंट सिचुएशन को समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। उनको लगता है कि ये पढ़ाई इफेक्टिव हुई है। तो कोविड का तो जहाँ एग्जाम्पल मिले लिख दो, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय वेरियस टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ मार्केटिंग यूज्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जब हम प्राइस तय करते हैं तो काफ़ी हद तक उसे बेचने के लिए हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस वे से हम उसे बेचने वाले हैं, एडवर्टाइज करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, वो भी मैटर करता है, वो भी कंसिडर करना पड़ता है। इफ कंपनी इज यूजिंग इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट देन इट विल चार्ज हाई प्राइस। ओके, यहाँ हम आते हैं शाहरुख खान पे, SR के शाहरुख खान। अब आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम सपोज टू राइट द नेम और नॉट, तो इसलिए मैं सिर्फ एजुकेशनल चैनल बोल रही हूँ, ठीक है, या ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोल रही हूँ। ओके, आप लोगों ने टीवी में ऐड तो देखी होगी, शाहरुख खान किसे प्रमोट करता रहता है हमेशा। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन से रिलेटेड, शाहरुख खान उसे प्रमोट करता है एंड एट द सेम टाइम उसकी ऐड कहाँ पे होती है? जब इंडियन क्रिकेट चल रहा होता है ना, वहाँ पे भी उसकी ऐड होती है। उसके अलावा कभी कभी क्रिकेटर्स के बैट पे भी उसका नाम लिखा होता है। ये मानो कि बैट पे लिखा हुआ तो सस्ते में नहीं लिखा होगा, अच्छे खासे पैसे में लिखा होगा। क्रिकेट ग्राउंड में उनकी ऐड चल रही है तो बहुत पैसे लगे होंगे। वो खुद इतनी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं कि शाहरुख खान को उन्होंने हायर किया हुआ है, तो मतलब बहुत पैसे लग रहे होंगे। तो अब अगर मान लो मैं इसको X नाम दे रही हूँ, ये X प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, अब इसका नाम आपको पता होगा, ठीक है, बट मैं नहीं ले सकती। सो शाहरुख खान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म X को प्रमोट कर रहा है। उस पर्टिकुलर X जो प्लेटफॉर्म है उसकी एडवर्टीजमेंट क्रिकेट ग्राउंड्स पे भी होती है, वो साइड में जो बैनर्स लगे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम बल्लों पे भी लिखा होता है, मतलब बैट्स पे भी, सॉरी बल्ले नहीं, बैट्स पे भी लिखा होता है। तो यहाँ पे इतनी सारी एडवर्टीजमेंट कराने के लगते हैं बहुत सारे पैसे। तो क्या ये जो X प्लेटफॉर्म है फ्री में या सस्ते दामों पे एजुकेशन बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। मैंने सुना है ये एक एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए लेता है एक कोर्स का। मतलब मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो मेरे सामने वाली सीट पे जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि मैंने अभी अपने बच्चे को वो पर्टिकुलर चीज़ लेके दी है, तो उनने बताया कि 3 साल का वो है और 3 लाख, 3.5 लाख रुपए पे किए हैं। मतलब उनका बच्चा शायद 6th क्लास में था, 6th 7th 8th का उन्होंने कोर्स परचेज किया था इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, एंड 3.5 लाख रुपए में परचेज किया था। तो सोच के देखो ये इतने पैसे क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा किया है।
सो आप जितना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे करते हैं उतना ही पैसा आपको अपने प्राइस में बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा आप कहाँ से निकालोगे, मार्केटिंग का खर्चा आप कहाँ से निकालोगे, यहीं से निकालोगे ना। जैसे होता है छोटी सी शॉप पे जाओ आप, वही चीज़ 5 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन वही चीज़ फॉर से रबर बैंड्स, दिस रबर बैंड मैंने एक नॉर्मल अंकल से खरीदी है, ठीक है, जो मार्केट में शॉप होती है छोटी छोटी, वहाँ से आई बॉट इट फॉर 20 रुपीज़। लेकिन यही रबर बैंड अगर किसी शोरूम में पड़ी होती या किसी ने इसकी एडवर्टीजमेंट कराई होती तो यही रबर बैंड 1000, 1200, 1500 ऐसे बिकती। और कुछ लोग लेते भी हैं उसके बाद, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतना पैसा लाते कहाँ से हो कि इतने से रबर बैंड पे 1500 रुपये वेस्ट कर देते हो। जैसे हेयर बैंड्स आते हैं, अब जनरली हेयर बैंड्स 100-200 के आते हैं, बट दे मतलब कुछ लोग उसे 1500, 1800, आई सी एक ने तो 7-7,500 रुपये का हेयर बैंड लगाया हुआ था, मतलब वो किया हुआ था, बेचने की कोशिश की हुई थी, एंड लोग फिर भी खरीदते हैं। माइंड यू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। कई बार क्वालिटी में अच्छी होती है वो अलग बात है, बट दैट्स नॉट द केस। अभी यहाँ पे हम ये बात करें कि जितनी मोटी एडवर्टीजमेंट उतना मोटा पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा। देन अदर मार्केटिंग मेथड्स विच अफेक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर द टाइप ऑफ पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्समैन एम्प्लॉयड, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। मैं नॉर्मल केक खरीदने चाहूँ किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए, 350, 400, 500, 600 का मिल जाएगा। लेकिन वही केक को अगर मैं डब्बे में पैक करवाऊँ, फ्लावर लगवा दूँ, इधर थोड़ी सी चॉकलेट लगवा दूँ और 1-2 फोटो मतलब साथ में अटैच करवा दूँ, तो वही चीज़ के लिए मुझे 1500-2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो पैकिंग की भी कई बार कीमत वो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके प्राइस को इफ़ेक्ट करती हैं, ये मान के रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स इट। यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। नाउ व्हाट, नाउ मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका कि कैसे आप हमारे कोर्सेज को ईजिली देख सकते हैं। अभी तक आप YouTube पे हमारे कोर्सेज को देखते थे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस तक स्क्रॉल करने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो यहाँ पे हमने चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट कर दी हैं आपके लिए। यहाँ हमने गूगल पे magnetbrains.com करके एक वेबसाइट बनाई है। अब इस वेबसाइट का फ़ायदा क्या है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेंगी क्लासेस, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, 8, 7, 6, 5। आपको जाना है क्लास 12 पे, वहाँ आपको दिखेगा 12th बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा मेरा कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज हर चैप्टर मेंशन्ड है, उसमें कितनी वीडियोस है वो मेंशन्ड है, और आप वहाँ जाके सारे उसको देख सकते हो, ठीक है। एक फिर से मैं खोल के दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा ये देखिए, फर्स्ट वीडियो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन मिलता है आपको, हम कुछ भी ऐसा पैसा चार्ज नहीं करते हैं आपसे एज सच। विद दैट यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर्ड हैं। सो आपको ईजिली मतलब कोई भी कोर्स देखना है तो आप देख सकते हैं। विद दैट आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।